के साथ नमस्कार। आपकी अदालत के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पर कई इल्जाम लगे। एक ऐसा इंसान जो हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा। एक ऐसा इंसान जिसने गलतियां की, लेकिन जितनी ज्यादा गलतियां की जनता ने, आप लोगों ने उसे उतना ही प्यार किया। शायद दुनिया में एक अकेला ऐसा इंसान है, अकेली ऐसी पर्सनैलिटी है जिस पर तमाम गलतियां करने के बाद भी जनता ने बार बार उसे माफ कर दिया। आपकी अदालत में आज हम पेश करेंगे फिल्म स्टार संजय दत्त को। प्लीज वेलकम संजय दत्त। आप सबको आपकी अदालत में स्वागत है। मेरा नाम है संजय दत्त। मेरा नाम है रजत शर्मा। अरे रजत भाई, आप एक साल से दिखे नहीं तो मैंने सोचा मैं ही ये काम कर लेता हूँ। नहीं, आप ये काम मत करिए। आपने जो जो काम किए उसकी वजह से आपकी जगह वहां कटघरे में है। यानी ठीक, ये जनता का काम मुझे करने दीजिए। आपकी अदालत में हम इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले आज की जज शशि सनी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू हो। संजू, इल्ज़ाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगे इससे पहले हम एक नज़र डालना चाहते हैं आपके करियर पर, कंट्रोवर्सीज पर, उन सवालात पर जिनकी वजह से आज ये मुकदमा चलाया जाएगा। स्कूल संजय दत्त अब रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ में एक नए रोल में नजर आएंगे। आजकल वो लखनऊ से चुनाव लड़कर संजय दत्त एमपी बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार संजय दत्त पर। आपकी अदालत में संजय दत्त पर इल्जाम है कि ये अपनी जिंदगी के प्रति लापरवाह हैं। संजू, आपकी जिंदगी को स्टडी करते में एक बात जरूर पता चली कि आप बचपन से ही शैतान थे, बिगड़ा दिल शहजादा जिसे मैं कह सकता हूं। जी। आपकी अदालत में जब सुनील दत्त साहब आए तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और जब उनसे मीटिंग हो रही होती वो जो सिगरेट पीते थे, उस सिगरेट के जो वो टुकड़े बाहर फेंकते थे, एक दिन संजू को पकड़ा वो सुट्टे लगाते हुए उनसे। हाँ रजत भाई, एक विरांडा हुआ करता था तो वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने झाँक के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया उन्होंने। लेकिन मैंने सुना कि कई बार धूप में भी खड़ा किया। कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे दत्त साहब, तो मैं छोटा था तो मम्मी के पीछे पड़ गया कि डैडी सिगरेट पीते तो मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ। तो बहुत पिटाई हुई मेरी। दत्त साहब आए, बोले नहीं नहीं पीने दो इसको, क्या है सिगरेट। तो मुझे बोला कि ऐसे जलाओ, और मैंने जलाया। बोले ऐसे करके अंदर ले लो धुआं और नाक से निकालो। मैंने किया और पूरा सिगरेट पी लिया मैंने। और दत्त साहब परेशान कि ये क्या हो गया, धूप में खड़ा किया, एक और पिटाई मिली। तो इन हादसों से बचाने के लिए आपको भेज दिया गया बोर्डिंग स्कूल में। जी, मैं बोर्डिंग स्कूल लॉरेंस स्कूल सनार में था 11 साल। और लॉरेंस स्कूल में आप कैसी कैसी शरारतें करते थे, ये जानने के लिए हमने आपके एक टीचर से बात की। वो सबूत मेरे पास में, आपको सुनाता हूँ आपके टीचर क्या कहते हैं आपकी शरारतों के बारे में। हेलो संजू, पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा हाउस मास्टर जूनियर डॉर्मेट्री का, शिवालिक हाउस। कुछ बातें याद है तुम्हें अपने बचपन की, या सब भूल भाल गए? खास तौर से वो भुट्टे वाली, भुट्टे की रेड, पोल्ट्री फार्म की रेड, और पोल्ट्री फार्म की रेड के बाद जब तुमको पनिशमेंट दिया गया था। तो मतलब ये कि स्कूल में भी आप सुधरे नहीं? ये आई थिंक डॉक्टर गुप्ता हैं, हिंदी टीचर थे। लेकिन इनमें ख़ास बात ये थी रजत भाई कि जो भी ये प्ले करते थे, स्कूल प्ले, उसमें मेरे को नौकर ही बना देते थे।
तो हर साल मैं या तो धनिया था या तो रामू था या ऐसे ऐसे ही कुछ था। स्कूल से ये भी मुझे पता चला कि हालांकि आप छोटे थे लेकिन लड़कियों को लव लेटर लिखते थे। वो भी सही बात है रजत भाई, लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी। लेकिन वो आशिक मिजाजी आज भी कायम है। अभी उम्र हो गई रजत भाई, अभी वो आशिक मिजाजी थोड़ा कम हो गया अभी। लेकिन जो इंडस्ट्री में मैं किससे सुनता हूँ उसमें यह है कि आपकी बाकी किसी से बने न बने, फिल्म की हीरोइन है उससे ज़रूर बन जाती है। बिल्कुल सही रजत भाई, कोई मुझे ये पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है, तो मैं बोलता हूँ सब, कोई फेवरेट नहीं, ऑल आर फेवरेट्स। क्योंकि अगर आप एक का नाम लेंगे तो बाकी नाराज़ हो जाएंगी। शायद ये भी हो सकता है। दत्त साहब की हमने बात की, नरगिस जी हर दिल अजीज़, दुनिया उन्हें प्यार करती थी। दत्त साहब तो आप क्या कहें उनके बारे में, इतना लोग उन्हें रेस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे। दत्त साहब शायद नहीं चाहते थे आप उतनी जल्दी एक्टर बने। बिल्कुल सही रजत भाई, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं कॉलेज कंप्लीट करूं, ये करूं। तो मैंने सोचा कि एक्टर बनना ज़रा आसान चीज़ है, तो कौन पढ़ाई करेगा यार कॉलेज जाके। तो मैंने डैडी को बोला, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो बोले कि तुमको क्या लगता है बहुत आसान है? तो मैंने बोला नहीं आसान नहीं है, लेकिन मैंने बोला पढ़ाई ज़रा। तो बोले ठीक है बेटा आ जा। और फिर मुझे पता चला कि कितना मुश्किल काम है एक एक्टर बनना। फिर उन्होंने मुझे 2 साल ट्रेनिंग, मतलब हॉर्स बैक और ये और कराटे और स्विमिंग और ये वो, तो मैंने बोला पढ़ाई बेटर है। ये आपकी फिल्मों के नाम पढ़ रहा था शुरू के दिनों की। 90s की फिल्में हैं, खतरनाक जिसमें आप किलर बने सूरज, जहरीले जिसमें एक किलर बने राका, क्रोध में आप डॉन बने, 91 में योद्धा आई उसमें आप डॉन बने, 93 में खलनायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, आतिश, वास्तव, हथियार, कांटे। हर फिल्म में आपको ये भाईगिरी का क्या शौक आता है? रजत भाई पहले तो रोल्स जो आते हैं, जो प्रोड्यूसर लेके आता है वो ऐसे ही रोल्स लाता है। और एक डार्क कैरेक्टर मैं नहीं बोल सकता, एक ग्रे कैरेक्टर करना एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। अभी जैसे मैं न्यूज़ की बात करता हूँ, अगर ओसामा बिन लादेन का कुछ आएगा तो सब देखना शुरू कर देते हैं, सही है? यू नो इट्स लाइक ऐसी चीज़ है एक्टिंग में, मतलब कि एक चैलेंज हो जाता है एक ऐसा रोल का। एक बड़े डायरेक्टर ने मुझे कहा था कि संजय दत्त को गन्स का, पिस्तौल का बड़ा शौक था और एक दिन सेट के ऊपर AK-47 लेके आ गए थे। अरे बाप रे। हाँ लेके आया था, लेकिन वो फिल्मी AK-47। इमेज संजय दत्त की ये बन गई कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री का असली भाई ये है। असली भाई नहीं, मैं फिल्म इंडस्ट्री का गांधी जी ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरी दोस्ती हर इंसान के साथ है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। और दोस्ती कराने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है सबके साथ, चाहे वो वर्कर हो या बड़ा एक्टर हो। मैं सुना कि जब शाहरुख और सलमान की तकरार हुई तो भी आपने मीडिएट करने की कोशिश की थी। नहीं, मैंने मीडिएट नहीं किया रजत भाई, लेकिन मुझे बुरा लगा कि मतलब एक अपनी फैमिली है फिल्म इंडस्ट्री में और अनबन होता रहता है फैमिलीज़ में, लेकिन इतना भी नहीं कि बातचीत ना हो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया एक हंसी मजाक होना चाहिए, एक फैमिली होनी चाहिए। लेकिन ये सही है कि जिस समय आपकी इमेज फिल्म वालों के बीच में इस तरह की थी कि ये थोड़ा एग्रेसिव है, लड़ने झगड़ने वाले रोल करना चाहता है, इस तरह के रोल मिलते थे। जब आपने जेल से आने के बाद अपने आप को बदला तो रोल भी सॉफ्ट मिलने लगे, फिर मुन्ना भाई MBBS और फिर गांधीगिरी जैसे रोल मिले। नहीं रजत भाई, मैं कह सकता हूँ कि उससे पहले भी मैंने साजन की। साजन एक लव स्टोरी थी, सड़क एक लव स्टोरी थी, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा है कि मुन्ना भाई के बाद में एक ऐसा रोल वो मुझे मिला है जो अमर है हमेशा। क्योंकि अब तो हिंदुस्तान में कोई भी आदमी गलती करता है तो उसके लिए लोग फूल लेके पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही।
तो आपको कहीं जिम्मेदारी का एहसास है कि आपने ये रोल किया, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या हो गई है? बिल्कुल, बहुत है, एहसास है, और अपने आप को ऐसे बनाना ही चाहिए। आई मीन जैसे कि अभी एक हादसा मैं कहता हूँ आपसे, ये रिक्शा वाले बहुत तंग करते हैं यार, यू नो। तो यहाँ रिक्शा वहाँ रिक्शा, तो एक दिन मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो यार, वो गाड़ी ठुक जाएगी वो। तो उतरा, मेरे को बोलता है क्यों बे, तेरा क्या है, तुम अपने लाइन पे जाओ। मैंने बोला भैया लेकिन मैंने देखा आपकी जो आने वाली फिल्में हैं उनके अगर नाम देखें तो लगता नहीं आप सुधरे हैं। आपकी आने वाली एक फिल्म का नाम है मिस्टर फ्रॉड। मिस्टर फ्रॉड तो बंद हो गई, मिस्टर फ्रॉड नहीं बन रही है। किडनैप रिलीज हो गई, लेकिन अगर किडनैप में देखें तो मैं एक फादर का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो सुधर गया हूँ लगता है। आप पब्लिक सामने ये मान सकते हैं कि अब जो रोल करेंगे आप वो अच्छे रोल करेंगे, फिर से ये भाईगिरी वाले रोल नहीं करेंगे? ये तो मैं पब्लिक से ही पूछता हूँ यार, क्या क्या करूँ मैं। चैलेंजिंग। ओके सर। संजू, ये कुछ कमाल की चीज़ है। आपने ज़िंदगी में बहुत गलतियां की, आप खुद मानते हैं कि कई बार गलतियां हुई, जनता ने आपको हर बार माफ़ कर दिया। तो ये कौन सा जादू है जिससे आप जनता पर कब्जा किए बैठे हैं? गलतियां मैंने बहुत की हैं, और शायद भगवान ने मुझे इसमें डाला है ताकि मैं लोगों को ये दिखाऊं कि ड्रग्स ख़राब होता है। एक लॉ जानना बहुत ज़रूरी होता है देश में, जो कानून है। मुझे नहीं मालूम था कानून क्या था। तो आई मीन ये सब चीज़ें हैं, और मैं, भगवान ने मुझे ये इसमें डाला है ताकि मैं लोगों को बता सकूं। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जब हमारी बात होती है, जो आपके साथ काम करते हैं, सब कहते हैं कि संजू बहुत प्यारा इंसान है, सब कहते हैं कि संजू बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन साथ साथ ये कहते हैं वो गलतियाँ इसलिए करता है कि वो थोड़ा सा बेवकूफ़ है। चलो, वो उनका प्यार है कि मुझे बेवकूफ़ बोला, लेकिन जैसे मैंने कहा, हर लड़का जो बड़ा होता है गलतियां करता है कभी ना कभी। आप अपनी ज़िंदगी के प्रति लापरवाह रहे, आप इस बात को मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ। तो अब कुछ सुधार आएगा उस लापरवाही में? और 50 साल का होने को आया हूँ, सुधार तो हो ही जाएगा। इस 50 साल के संजय दत्त में क्या क्या कमियां हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे 50 साल के संजय दत्त की, उनकी कुछ नई गलतियों। आज भी ये हाल हुआ कि आपने शादी की तो अपनी दोनों बहनों को नहीं बुलाया। बिल्कुल गलत, मैंने अपनी दोनों बहनों को बुलाया। आप तो मेरी बहन है। आपको ये नहीं लगा कि एक जादू की झप्पी प्रिया के लिए भी हो जाए और सारा झगड़ा खत्म हो जाता?
आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जनता के मुन्ना भाई संजय दत्त पर। आपकी अदालत में संजय दत्त पर आरोप है कि ये अपने ही परिवार से दूर हो गए। संजू, मेरे पास आपकी मां नरगिस दत्त की एक चिट्ठी है जो उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए यूएस जाने से पहले अपनी बेटी नम्रता को लिखी थी, आपकी बहन को। उन्होंने लिखा, प्लीज लुक आफ्टर संजू, सी दैट ही डज नॉट गेट मिक्स्ड अप विद दोस सिली बॉयज अगेन, ही इज टू स्टूपिड इन हिज हेड, ही डज नॉट रियलाइज व्हाट ही इज डूइंग। शायद माँ जानती थी उसका बेटा कैसा है। मेरे हिसाब से हर माँ अपने बेटे के बारे में यही बोलेगी कि ही इज स्टूपिड, ही इज सिली, वो बेचारा जानता नहीं है, लेकिन ग्रोइंग का प्रोसेस था जहाँ बिकॉज मैं नरगिस जी का बेटा था तो एक पब्लिक आई में आ गया। आज भी ये हाल हुआ कि आपने शादी की तो अपनी दोनों बहनों को नहीं बुलाया। बिल्कुल गलत, मैंने अपनी दोनों बहनों को बुलाया, लेकिन उनकी मर्जी थी कि वो नहीं आए, मैंने बिल्कुल बुलाया था। आपने साल भर बाद जब शादी की एनिवर्सरी मनाई तो भी वो दोनों नजर नहीं आई। उनकी मर्जी, लेकिन मैंने तो बुलाया। मैंने जो भाई, एक भाई, बड़ा भाई जो करता है वो मैंने किया, मैंने बिल्कुल बुलाया। मैं चाहता था कि वो लोग आए, लेकिन हमने जो रिश्ते देखे हैं आपके नम्रता से, प्रिया से, बहुत खूबसूरत रिश्ते देखे हैं। जब आप जेल में थे तो हमने देखा प्रिया दत्त कभी सोनिया जी के दरवाजे पर गई, कभी वकीलों को इकट्ठा कर रही हैं। जेल में आप जाते थे, आपको मिलने के लिए गए, एक तरह से संघर्ष किया कि संजू जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाए। क्या वजह है कि रिश्तों में आज ये दरार दिखाई दे रही है? रजत भाई, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक भाई बहन या भाई भाई का जो रिश्ता होता है या बहनों में रिश्ता होता है, वो अगर मैं एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए कुछ करूँ तो वो मेरा हक है। मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं करने वाला हूँ कि ये देखो भैया मैंने अपनी बहन के लिए ये किया या मैंने अपने भाई के लिए ये किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि कभी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे ना हो जहाँ मुझे जाना पड़े उनके लिए, जो मैं करूँगा हमेशा। लेकिन पिछले दिनों में कहीं ना कहीं तो रिश्तों में दरार आई। आपकी शादी हो और बहनें ना आए, आपकी एनिवर्सरी हो और बहनें ना आए। पहले तो मैं ये कहूँगा रजत भाई कि छोटी बहन है तो उनको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे आर इंडिविजुअल्स, वो नहीं आए तो अब हर फैमिली में अनबन होता है, झगड़े होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रिया सबसे छोटी है, अगर उससे कोई गलती हुई तो मैं एज अ एल्डर ब्रदर मैंने माफ़ कर दिया उसे। आफ्टर ऑल मेरी बहन है वो। आपको ये नहीं लगा कि एक जादू की झप्पी प्रिया के लिए भी हो जाए और सारा झगड़ा खत्म हो जाता? मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझे एक जादू की झप्पी दे दें, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन ये गलती आपसे नहीं हुई कि आपने मीडिया में ये कहा कि एक ही मिस्टर एंड मिसेस दत्त हैं, वो संजय दत्त और मान्यता हैं? वो सही बात है, कौन दूसरा दत्त है? ये पुराने ज़माने की बातें हैं जब आप ये कहें कि लड़की को अपने हस्बैंड का नाम ले लेना चाहिए, फैमिली का नाम यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं रजत भाई, वो मिस इंटरप्रेट हुआ। मैं नहीं बोलता हूँ कि एक लड़की अपने फादर का नाम नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, लेकिन जो रीत और रिवाज है वो तो यही है। आई मीन इंदिरा जी ने, जो सबसे बड़ी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने गांधी नाम रखा है, नेहरू रख सकते थे, तो मैंने कोई गलत बात नहीं की। नहीं, लेकिन आप नहीं चाहते कि प्रिया दत्त साहब का नाम इस्तेमाल करें? बिल्कुल करें, उनकी लेगेसी का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन मेरी वाइफ को भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेरी वाइफ है, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि दूसरे भी रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये भी चर्चा सुनने में आती है कि आजकल संजय दत्त पर अगर किसी का कंट्रोल है तो मान्यता का है। ये भी सुनने में आता है कि दिल में धड़कनें संजू की हैं, लेकिन उस पर राज मान्यता का चलता है। वो धड़कन वाली बात सही है, क्योंकि हर हस्बैंड का यही हाल है, लेकिन जहाँ तक वो मुझे कंट्रोल करने की बात है, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे रजत भाई, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो मुझे क्या कंट्रोल करेगी? संजू, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप
पॉलिटिक्स में आए, आप चुनाव लड़ें, ये फैसला आपका कम और मान्यता का ज़्यादा था? मान्यता का फैसला किचन में होता है कि आज बिरयानी बनाए या चिकन बनाए, लेकिन रजत भाई ये बिल्कुल मेरा ही फैसला था और बिल्कुल अमर सिंह जी का भी था। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आपकी पूरी फैमिली पर आया, लेकिन कहते हैं दुख और सुख का साथ चोली दामन का होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे भी क्षण होंगे खुशी के जो आपको उम्र भर याद रहेंगे, वो हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल है। मैं अभी बताऊं, जब मेरे फादर फर्स्ट इलेक्शन जीते तो इतनी खुशी हुई उनको देख कर के, इतना सपोर्ट था पब्लिक का, तो वो एक था। अब जो मेरी शादी हुई है मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची। ये सही है कि शादी कई बार की है और खुश इस बार है? बिल्कुल सही कहा रजत भाई। अभी आप फिल्म के हीरो हैं, अभी आपका फिल्मी कैरियर है, तो आप पॉलिटिकल कैरियर और फिल्मी कैरियर दोनों साथ साथ निभा पाएंगे और आप मुन्ना भाई MBBS जनता के लिए बन पाएंगे जो आप पिक्चर में बने थे? देखिए, जो एक्टिंग है वो मेरा माय फर्स्ट लव एक्टिंग है। एक्टिंग के वजह से, और अगर मैं एक्टर नहीं था आप लोग पिक्चर नहीं देखते, और अगर आप पिक्चर नहीं देखते तो मैं संजय दत्त नहीं बनता। तो पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता की सेवा और एक्टिंग। और जैसे मैंने कहा रजत भाई को, मैं 50 साल का होने को आया हूँ, अभी इतना काम भी नहीं कर सकता, तो पिक्चर थोड़े कम कर दूंगा और बैलेंस करने की चक्कर में। संजू, जब आदमी पॉलिटिक्स में जाता है, सियासत में जाता है, तो किस किस तरह की मुश्किलात उसके ऊपर आ सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे संजय दत्त की सियासत। कांग्रेस पार्टी से आपके संबंध रहे, लेकिन आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। समाजवादी अलायंस में जा रही है, तो इन अ वे मैं कांग्रेस के ही साथ हूँ। लग रहा है कि राजनीति के दाव पेच आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। सीखा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम संजय दत्त पर। आपकी अदालत में संजय दत्त पर इल्जाम है कि ये अपने मददगार साथियों को भूल गए। संजू, मेरे पास में 17 अक्टूबर 1995 का अखबार है, जिसमें जब आप जेल से लौटे तो बाल ठाकरे आपको गले लगा रहे हैं। बहुत पुराना अखबार कहीं से ढूंढ के निकाला। जब बाल ठाकरे ने आपकी मदद की और बाल ठाकरे ने यह कहा कि मेरी पत्नी की डेथ के बाद में मुझे खुश होने का कोई मौका नहीं मिला, आज संजय दत्त को जेल से बाहर देखकर मैं पहली बार खुश हुआ हूं। इतना प्यार उन्होंने आपको दिया, और जब आप राजनीति में उतरे तो आपने बाल ठाकरे के बजाय अमर सिंह जी का हाथ थाम लिया। बाला साहब, मैं उनको साहब बोलता हूँ, वो मेरे पिता समान हैं, और जो उन्होंने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया, ये हम ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जहाँ इसका सवाल है, मैं साहब से एक पिता समान प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी सोच में मैं बिलीव नहीं करता। जो इवन दत्त साहब, एक सेक्युलर सोच, हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी सेक्युलर है, लाइक कांग्रेस, तो इसीलिए मैं समाजवादी। चलिए, कांग्रेस तो सेक्युलर है। दत्त साहब हमेशा कांग्रेस पार्टी में थे। आपकी बहन प्रिया, वो कांग्रेस पार्टी से MP हैं। कांग्रेस पार्टी से आपके संबंध रहे, आप भी सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह जी से मिलते रहे, लेकिन आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मैंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, समाजवादी अलायंस में जा रही है, तो इन अ वे मैं कांग्रेस के ही साथ हूँ। लग रहा है कि राजनीति के दाव पेच आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। सीखा। नहीं रजत भाई, राजनीति कभी सीख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ का आदमी हूँ, यहाँ का नहीं।
और ये तो चलता ही नहीं है राजनीति में, है ना। सिर्फ राजनीति की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको, महेश भट्ट साहब फॉर एग्जांपल, आपकी जो पहली सुपरहिट 2 बड़ी फिल्में थी जी। वो भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी, और जितना मैं जानता हूँ भट्ट साहब आपको बेहद प्यार करते थे। लेकिन जब आप बड़े स्टार बन गए, सुपरहिट हो गए, तो आपने भट्ट साहब को बाय बाय कह दिया। नहीं, भट्ट साहब एक रिटायर हो गए हैं, उनको अभी पिक्चर नहीं बनाना है। हालांकि मैंने अभी 1 महीने पहले एक मैसेज भी भेजा भट्ट साहब को। मैंने बोला भट्ट साहब एक सब्जेक्ट है और वो आप ही कर सकते हो, और उन्होंने बोला कि चलो मिल लेते हैं। फिर मुझे बोला यार मुझे पिक्चर डायरेक्ट करने को मत बोलो तुम। तो आई थिंक वो अभी रिटायर हो चुके हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि एक पिक्चर वो मेरे साथ बनाए कभी भी। चलिए, इसके हम इंतजार करेंगे उस फिल्म का। और सुभाष घई, उन्होंने आपको नायक से खलनायक बनाया, बड़ी सुपरहिट फिल्म दी, लेकिन उसके बाद आप उनकी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। सुभाष जी कभी आए नहीं मेरे पास, वो तो हमेशा मतलब कि ऋतिक के पास गए हैं, यहाँ हर जगह गए, उसके बाद मेरे पास आए नहीं, तो वो भूल गए मुझे। आपके सबसे फेवरेट अच्छे मोमेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में कौन से हैं जो आप कभी ज़िंदगी में भुला नहीं सकते? एक मोमेंट था वो सड़क में, जहाँ वो लटका देते हैं मुझे, सड़क देखी आपने? खंबे पे। हाँ, तो मैंने बोला भैया लटका दो, तो वो खंबा नीचे पड़ा हुआ था रजत भाई, तो पहले नीचे लिटा दिया मुझे और बांध दिया, और जब वो खंबे को खड़ा किया तो मैंने चिल्लाना शुरू, मैंने बोला भैया नीचे उतारो भाई, कहाँ लटकाते। बेस्ट डायलॉग आपका आज तक का कौन सा है? बोलती है माँ क्या कुटर कुटर देख रही है, हाँ इसको देख रही है, ये देख 50 तोला, कितना 50 तोला। आपको इंडस्ट्री में लगभग 30 साल हो गए और आपको पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है वास्तव के लिए। क्या आपको आमिर खान की तरह नहीं लगता कि आपके साथ भी नाइंसाफी की फिल्म फेयर ने? सौरभ, मैं एक्टिंग अवार्ड के लिए नहीं करता हूँ यार, एक्टिंग में मेरा प्यार है। मेरा अवार्ड है कि मैं जब थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ पब्लिक के साथ, और जो प्यार मिलता है पब्लिक से, वो मेरा अवार्ड है सबसे बड़ा। लेकिन संजू, आपको लगता है जब आप सियासत में आएंगे, राजनीति में आएंगे, तो आपके पुराने केस की बात होगी, आप पर जो इल्ज़ाम लगे हैं उसकी बात होगी, 6 साल की जो सज़ा मिली है उसके सवाल उठेंगे, उसको कैसे फेस करेंगे? रजत भाई, मैंने जैसे कहा 16-17 साल हो गए, मैं तो फेस करता ही आया हूँ, और पॉलिटिशियंस ने कहा है, न्यूज़ में कहा है, मीडिया ने कहा है, लेकिन पब्लिक ने कभी नहीं कहा कि ये टेररिस्ट है या इसने ये किया है, उसने वो किया, कभी नहीं। जितना प्यार इन लोगों ने मुझे दिया, मेरे हिसाब से मैं तो बाइज्जत बरी हो गया हूँ। हम एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में संजय दत्त पर जनता के मुकदमे का एक और। यहाँ पे रजत जी बहुत डिफिकल्ट सवाल आपसे कर रहे हैं, एक जब भी आप देंगे तो सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन। बनता है सर, बनता है सर। मुन्ना भाई, MBBS, मुन्ना भाई, MBBS। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं जनता के मुन्ना भाई संजय दत्त। आपकी अदालत में संजय दत्त पर आरोप है कि ये राजनीति के लिए काबिल नहीं है। संजू, आप कई बार कह चुके कि मैं 50 साल का हो गया, लेकिन आपके जो दोस्त हैं मीडिया में या पर्सनल दोस्त हैं, आपके दोस्त आज भी कहते हैं संजू बाबा, और आपका दिल और दिमाग आज भी वो बाबा जैसा है, बच्चे जैसा। हाँ, वो तो सही बात है रजत भाई, मैंने भी ये सोचा है कि 50 साल का बाबा दुनिया में एक ही है, वो मैं हूँ। राजनीति में बच्चों का खेल तो होता नहीं? बच्चा भी देखते हैं, कोशिश करता है, ये करूँगा मैं बच्चा बन के, शायद एक डिफरेंट होगा। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, पुराने इल्ज़ामात निकाले जाएंगे। जी बिल्कुल।
आप लखनऊ गए तो वहाँ पोस्टर लगाए गए AK-47 के। रजत भाई सही बात कहा आपने, लेकिन ये जो 16-17 साल जो मेरी ज़िंदगी के अभी हुए हैं, उससे ज़्यादा तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे ना लोग। तो मैं थोड़ा यूज्ड टू हो गया हूँ, जितना वो गाली देंगे उतना मैं ये करूँगा। राम जेठमलानी का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, जिन्होंने आपका केस लड़ा था, आपको बेल दिलवाई थी, बहुत आपको प्यार करते हैं। उन्होंने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि संजय दत्त का MP बनना मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता, आप लोग तो नहीं, बट राम अंकल, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त देता हूँ, और बिल्कुल वो मेरे लॉयर रह चुके हैं। और आई थिंक उन्होंने ब्रीच किया है। एक लॉयर एक आदमी का ब्रीफ लेता है तो वो पब्लिक में नहीं जाके कहता है, लेकिन आई थिंक राम अंकल ने जो कहा है उनकी मर्ज़ी, और मैं कुछ नेशनल थ्रेट नहीं हूँ यार भाई। उन्होंने उसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 3 AK-56 राइफल इनके पास से मिली थी, 25 हथगोले मिले थे, और ये सब अनीस इब्राहिम ने भिजवाए थे आपके पास। कितने AK-56 सर? 3 और 25 हथगोले, 25 हैंड ग्रेनेड। उनको लग रहा है मैं इराक तो नहीं जा रहा हूँ जंग लड़ने। उन्होंने पूछा कि ये संजय दत्त से पूछना चाहे कि उन्हें खतरनाक हथियार देने वाले लोग कौन थे। अभी ऑल माई रिस्पेक्ट टू राम अंकल, लेकिन वो जो खतरनाक लोग की बात करते हैं उनका तो वो केस लड़ते हैं। केस तो उन्होंने आपका भी लड़ा था। केस मेरा भी लड़ा है, लेकिन क्या वो सीनियर आदमी नहीं बोल सकता हूँ। क्या वजह हो सकती है कि राम जेठमलानी जैसा जिंदा दिल आदमी, बड़े दिल का आदमी आपसे नाराज हो जाए? मैं तो हमेशा उनके पैर छूता हूँ, पता नहीं क्या नाराज़गी है उनको। हमेशा पैर छूता हूँ, इज्जत देता हूँ, बड़े हैं, और पता नहीं क्यों नाराज़। ये नाराज़गी देखने के बाद आपको नहीं लगा कि उनको भी एक जादू की जप्पी हो जाए? हम मिलेंगे तो मैं बिल्कुल जादू की जप्पी दे दूंगा उनको। और लगता है कि आपको मान जाएंगे? पता नहीं मानेंगे कि नहीं, लेकिन मैं माफ़ी मांग लूँगा कि मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए, बड़े आदमी हैं, सीनियर है। आपको लगता है ये जो नेतागिरी का आपका जो नया शौक़ है, ये इसलिए शुरू हुआ कि गांधीगिरी से आपको एक पॉपुलैरिटी मिली, लोकप्रियता मिली, और आपको लगा कि शायद इसका फ़ायदा होगा राजनीति में? नहीं रजत भाई, एक्चुअली वो जो हादसा बॉम्बे में हुआ 26/11 को, वो देखकर मैंने सोचा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। एटलीस्ट एक इंसान तो कुछ करे। हम लोग की सिक्योरिटी क्या है हिंदुस्तान में? कोई भी गेटवे ऑफ इंडिया पे बैग्स लेके आके होटल में जाके मारना शुरू कर देता है लोगों को, और हम लोग कुछ कर नहीं पाते। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इक्विपमेंट नहीं है उनको कॉम्बैट। 60 घंटे, और कितने लोग मरे। और फिर हाँ, पॉलिटिशियंस ये सब सोचते क्यों नहीं है, क्यों नहीं करते? हम हर एक इंसान यहाँ जो बैठा है टैक्स देता है, तो इनकी सिक्योरिटी क्या है, मेरी क्या है भाई? तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, क्यों नहीं मैं वहाँ जाके, इवन आई वांट टू वॉइस माय ओपिनियन फॉर द पब्लिक। क्या करते अगर आप सरकार में होते, उस जगह बैठे होते जहाँ कोई फैसले ले सकता है, जब इस तरह का टेररिज्म अटैक होगा, क्या करेंगे? मैं एटलीस्ट मैं वहाँ जाके सपोर्ट तो करता। मैं घर पे बैठ के टीवी नहीं देखता था। अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, ग्राउंड ज़ीरो पे जाऊँगा, कुछ तो करूँ। और आपने भी लड़ने के लिए सीट चुनी, लखनऊ की वो सीट जिस पर 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल, अटल जी अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे पिता समान है, मेरे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूँ। अगर अटल जी खड़े होंगे, मैं रिज़ाइन कर लूँगा। अब तो बीजेपी ने लालजी टंडन को मैदान में उतारा है। मैं उनको भी रिस्पेक्ट करूँगा, लाल जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके लिए विड्रॉ नहीं करेंगे आप? नहीं। हमने ये भी सुना, अमर सिंह जी का कहना है कि अगर अदालत ने संजय दत्त को परमिशन नहीं दी चुनाव लड़ने की, तो आपकी जगह मान्यता चुनाव लड़ेंगी। मान्यता
मतलब उनको मैं कहूँगा कि चुनाव नहीं लड़े, वो कुक बुक लिखे घर पे बैठ के। फिल्म इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, सलमान आपके दोस्त हैं, गोविंदा आपके दोस्त हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो जब आप लखनऊ में चुनाव लड़ेंगे तो ये सब लोग आपके लिए कैंपेन करने आएंगे? रजत भाई, मैं किसी से कहूँगा नहीं आने के लिए, लेकिन अगर उनका दिल चाहेगा तो मैं बिल्कुल वेलकम करूँगा उन्हें। किससे आपको उम्मीद है सबसे ज़्यादा कि वो आएगा और आपके लिए कैंपेन करेंगे? प्रिया दत्त से है, मेरी बहन। और शत्रुघ्न सिन्हा को मैंने सुना है आप कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में खींचने की। रजत भाई, मैं कहाँ कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी से मैं लड़ूं। लेकिन शत्रु साहब अगेन इतने अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान, हमेशा मेरी और मेरी फैमिली के लिए खड़े रहे हैं। और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि सर अगर आए तो मज़ा आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपने जो सियासत के पाठ हैं वो काफ़ी अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। नहीं। जैसे आपने लगे रहो मुन्ना भाई में बोला था गुड मॉर्निंग मुंबई, वैसे ही आप एक बार गुड मॉर्निंग लखनऊ बोले, जिससे अगर किसी को और वोट देना होगा तो ज़रूर देगा। अभी बोलो। गुड मॉर्निंग लखनऊ, दिस इज संजय दत्त। कोई स्पीच तैयार किया आपने? जब जाएंगे कैंपेन के लिए तो क्या बोलेंगे? एक जादू की जप्पी दे दो यार। यहाँ पे रजत जी बहुत डिफिकल्ट सवाल आपसे कर रहे हैं। एक जप्पी आप देंगे तो सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चन। बनता है सर, बनता है सर। मुन्ना भाई, MBBS, मुन्ना भाई, MBBS, मुन्ना भाई, MBBS, मुन्ना भाई, अरे MBBS। वाकई में संजू कहना पड़ेगा कि इस जादू की झप्पी में काफ़ी दम है। और इसके बाद क्या सवाल पूछूं मुझे कुछ समझ नहीं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे आपकी अदालत में आज की जज शशि सनी का फैसला संजय दत्त के इस मुकदमे पर। एक चीज़ है, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा और मैं सब जनता से कहूंगा कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये केस से मैं निकल जाऊं। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया संजय दत्त पर। संजय दत्त से सवाल पूछे उनके पारिवारिक रिश्तों के बारे में। संजय दत्त से हमने सवाल पूछे उनकी आने वाली सियासत के बारे में। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज की जज शशि सनी के फैसले का। संजय जी, आपने बहुत समझदारी से जवाब दिया है और बहुत दिल से जवाब दिया है। अब आप लोगों के बीच आ रहे हैं, पहले आप पर्दे पे रहते थे, अब इनके बीच आ रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इनकी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए आप कंट्रोवर्सी से दूर रहें और जिम्मेदारी से जो ये उम्मीद आपसे रख रहे हैं उसको पूरा निभाएं। इसके साथ हम कहेंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई। जो भी बुरा वक्त था वो गुजर गया और अभी सिर्फ एटलीस्ट मुझे पर्सनली और मेरी फैमिली को बस खुशियाँ मिले। और एक चीज़ है, मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगा और मैं सब जनता से कहूँगा कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि ये केस से मैं निकल जाऊँ बस। इस विश्वास और यकीन के साथ कि मुन्ना भाई हमेशा लगे रहेंगे, जनता की इसी तरह से लोकप्रियता हासिल करते रहेंगे और लोकप्रियता की नई नई बुलंदियां हासिल करते रहेंगे। आपकी अदालत का आज का ये मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।